हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशनल प्रिंसिपल्स। दिस इज अमन सिंह। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल प्रिंसिपल्स पे। आज मैं आपको सामने से नहीं पढ़ाऊंगा, आज मैं पीछे से पढ़ाऊंगा, लेकिन सामने आपके लिखा रहेगा। हम लोग बात कर रहे थे हिस्ट्री के चैप्टर फर्स्ट की, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्लास 9th का। हमने कहाँ तक पढ़ा था स्टूडेंट्स? आपको मालूम होगा। कहाँ तक पढ़ लिया बताइए आप लोग कमेंट में। हमने पढ़ा है, क्या क्या पढ़ा? आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ, रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद क्या पढ़ा? फ्रेंच सोसाइटी। फिर क्या पढ़ा? फ्रेंच सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी पढ़ा ना। उसके बाद क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? उसके बाद क्या पढ़ा? एम्प्टी फॉर ट्रेजरी, रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी, यही पढ़ा था ना। उसके बाद सब्सिस्टेंस क्राइसिस, फिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस, फिर पढ़ा था राइज ऑफ मिडिल क्लास। आज हमारा टॉपिक है रोल ऑफ फिलोसफर। उसको जानने से पहले हम कुछ बातों को जानते हैं। पहले मैं हर बार वीडियो में चैप्टर को रिपीट करता हूं, उसी तरीके से यहाँ पे मैं रिपीट करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन से। स्टूडेंट्स, आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था आपको जाहिर सी बात मालूम होगा। राजा ने अपने सैनिकों को कहाँ भेजा? फ्रेंच के शहर में। फ्रेंच के शहर के लोगों ने क्या सोचा कि राजा ने हमें मारने के लिए सेना को भेजा है, तो हमको उनसे लड़ना है। हमको उनसे लड़ना है तो हमको क्या चाहिए? हथियार चाहिए। हथियार चाहिए क्योंकि राजा ने सेना भेजा है हमको मारने के लिए, हमको उनसे लड़ना है अपनी जान बचाने के लिए। तो उन्होंने क्या, वहां के लोगों ने अपने आप को इकट्ठा किया। लगभग 7,500 लोग वहां पर इकट्ठा हो गए। उन्होंने सरकारी बिल्डिंगों को तोड़ना शुरू किया। किस बेसिस पे? क्यों तोड़ना शुरू किया? क्योंकि उनको लगता था कि सरकारी बिल्डिंगों में हमको हथियार मिल जाएगा, क्योंकि राजा के सेना के साथ हमको युद्ध करना है। यही कारण था कि रिवॉल्यूशन वहां पे चालू हुआ। तो जब उन्होंने बिल्डिंगों को तोड़ना चालू किया तो वो बेस्टाइल फोर्ट पे ऐसे पहुंचे। उन्होंने बेस्टाइल फोर्ट के कमांडर की हत्या कर दी और वहां के 7 कैदियों को छुड़वा दिया। क्या कर दिया? 7 कैदियों को छुड़वा दिया। जब 7 कैदियों को छुड़वा दिया और वहां के महल को तोड़ दिया, फिर उन्होंने क्या किया? वहां के सामानों को बेच दिया बाजार में वहां के सामानों को बेच दिया। फिर जब राजा को ये बात पता चली तो उसने अपनी सेना उतारी हालात को नियंत्रण में रखने के लिए। जैसे कश्मीर में होता है, पुलिस जाती है पत्थरबाजों के साथ, वहां पे हड़कंप मच जाता है, क्या कहते हैं, हादसा। उसी तरीके से वहां माहौल बन गया युद्ध का। तो वही बात हुई, वहां से स्टार्ट होता है अपना फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इसको स्टार्टिंग मानते हैं, लेकिन ऐसा हुआ क्यों, इसको जानने के लिए आपको मैंने बताया था। फिर फ्रेंच सोसाइटी को जानने के लिए तो बात करते हैं फ्रेंच सोसाइटी की। फ्रेंच सोसाइटी क्या थी स्टूडेंट्स? फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। क्या थी? फ्रेंच सोसाइटी 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। कौन कौन से पार्ट में थोड़ा बताइए आप। फ्रेंच सोसाइटी इस पार्ट्स में डिवाइड थी, जैसे कि पहला पार्ट था हमारा क्लर्जी का, दूसरा पार्ट था नोबिलिटी, थर्ड पार्ट था क्या आपका स्टूडेंट्स? थर्ड पार्ट था आपका पीजेंट्स। क्लर्जी और नोबिलिटी क्या था स्टूडेंट्स? क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्स नहीं देना पड़ता था। क्या करना नहीं पड़ता था? क्लर्जी और नोबिलिटी को टैक्स नहीं देना पड़ता था, बल्कि पीजेंट्स को टैक्स देना पड़ता था। क्लर्जी में कौन लोग आते थे स्टूडेंट्स? कादरी लोग, जो चर्च में पूजा कराते हैं। जैसे हमारे यहाँ पंडित होते हैं, वैसे वहां पर ईसाई लोग में होते हैं ना पोप्स। यहाँ पे पोप फ्रांसिस बहुत फेमस है। तो उसी तरीके से जो चर्च के लोग होते थे, जो वहां पे पूजा कराते थे, वो लोग किसमें आते थे? वो लोग क्लर्जी में आते थे। नोबिलिटी में कौन आते थे? राजा के लोग आते थे, राजा के रिश्तेदार आते थे, दीवान आते थे, जमींदार लोग आते थे। नोबिलिटी में इसमें आते थे। और पीजेंट्स में कौन आते थे स्टूडेंट्स? फार्मर्स, ट्रेडर्स एक्सेट्रा लोग। और सिर्फ टैक्स कौन देता था? पीजेंट सेक्टर, मतलब थर्ड स्टेट के लोग क्या करते थे? टैक्स देते थे, जिसके कारण उनको बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। ठीक, तो ये भी कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। क्या कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का? ये भी कारण था कि सिर्फ टैक्स किसको देना पड़ता था स्टूडेंट्स? पीजेंट, मतलब थर्ड स्टेट को देना पड़ता था। टैक्स भी 2 प्रकार के थे। कौन कौन से? तिथेस और टेल्स। तिथेस में क्या था कि जिस किसानों के पास जमीन नहीं है, वो क्लर्जी लोगों से उधार लेते थे और उस पर खेती करके उन्हें टैक्स देते थे। ये था तिथेस। टेल्स क्या था स्टूडेंट? टैक्स वो होता था जो सरकार लगाती थी। वहां पे क्या लगाती थी? जो सरकार टैक्स लगाती थी। ठीक,
ये हो गया आपका फ्रेंच सोसाइटी। नेक्स्ट बात करते हैं रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजर। तो स्टूडेंट्स 1774 को बोर्बन फैमिली का, जैसे हमारे यहाँ डायनेस्टी होती है ना, स्लेव डायनेस्टी पढ़े हैं आप लोग, मुगल डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत में, उसी तरीके से फ्रांस में एक बोर्बन डायनेस्टी का 20 साल का लड़का लुई 16 वहां का राजा बनता है। जब वो राजा बनता है तो उसे पता चलता है कि उसका खजाना मतलब राजकोष खाली है। खाली क्यों है? इसके कारण ये है कि बहुत समय तक उसके पिता मतलब लुई 15 ब्रिटेन के साथ युद्ध करते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं था। तब भी दुश्मनी के कारण वो लोग युद्ध करते हैं। जब युद्ध होता है तो आपको पता ही है, तो पैसे भी खत्म होते हैं, प्लस हथियार की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो उसी में पैसे सारे खत्म हो जाते थे। पहला कारण यही था, लॉन्ग टर्म वॉर विद ब्रिटेन। ब्रिटेन के साथ युद्ध करना सबसे बड़ा कारण था राजकोष का खत्म होना। सेकेंड पॉइंट था स्टूडेंट्स, वहां के जो महल थे फ्रांस के वो बहुत आलीशान थे, तो उसके देख रखाव के लिए पैसा खर्च करना जरूरी था। ये भी कारण था मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन फ्रांस। मेंटेनेंस ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन फ्रांस, ठीक है स्टूडेंट्स, एक कारण ये। थर्ड पॉइंट क्या था स्टूडेंट? डेली वेजेस टू सर्वेंट्स इन फोर्ट, मतलब वहां पर जो काम करने वाले लोग थे फोर्ट्स में, उनको डेली वेजेस देना पड़ता। जैसे आप मजदूरी कराते हैं लेबर से तो आप दिन का 400-500 देते हैं ना, उसी तरीके से वहां पर भी था। तो एक कारण ये भी था। उसके बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, जैसे ब्रिटेन ने हमारे भारत को गुलाम बनाए रखा था, उसी प्रकार से उसने अमेरिका को भी बनाए रखना था। लेकिन अमेरिका उस समय अपनी आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू किया, तो फ्रांस ने क्या किया, फ्रांस ने दूसरे देश से कर्ज लेकर अमेरिका की मदद करना शुरू किया, ताकि वो ब्रिटेन से युद्ध करे। जैसे हम लोगों को पता है दुश्मन का दोस्त क्या होता है, दुश्मन का दोस्त दुश्मन होता है, ठीक उसी तरीके से वहां फिल्म वाली बात हो गई, वैसे ही था। तो फ्रांस क्या किया, फ्रांस ने अमेरिका की मदद करना शुरू किया, सबसे बड़ा कारण ये भी था। और टैक्स किसको देना था स्टूडेंट? सिर्फ थर्ड स्टेट को। जब आपने ब्याज किसी से कर्ज लिया है तो आपको ब्याज भी देना पड़ेगा। सो फिर ये बात हुई, वहां पे इंटरेस्ट भी देना पड़ा फ्रांस को, इसी के कारण वहां का राजकोष खत्म हुआ। तो ये आपको पता चला कि राजकोष क्यों खाली हुआ। और टैक्स कौन देता था? सिर्फ थर्ड स्टेट पास इतनी एलिजिबिलिटी तो थी नहीं को पूरा राजकोष फिर से भर दे। इसके लिए क्या करना था, फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट वाले लोगों के लिए भी क्या करना था, टैक्स देना था, जो कि राजा ने नियम नहीं लगाया था। ठीक, अब बात करते हैं स्टूडेंट सब्सिस्टेंस क्राइसिस की। किसकी बात करते हैं? सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? जैसे आपकी अगर बेसिक मीन्स समझते हैं, बेसिक मीन्स अगर आपकी खतरे में पड़ जाए, बेसिक मीन्स अगर आपकी खतरे में पड़ जाए तो आप क्या कहते हैं? आपकी बेसिक मीन्स जैसे क्या है, खाने की चीजें हैं, घर है और कपड़ा पहनने की बेसिक मीन्स जनरली है। जनरली लाइफ के यही 3 चीज अगर मिल जाए तो आदमी सुकून से रह सकता है। यही कारण था कि फ्रांस के थर्ड स्टेट वाले लोगों के लिए ये खतरा बन गया था। क्यों? क्योंकि टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट वालों को देना था। ध्यान रखिए 1715 में फ्रांस की आबादी थी कितने? 1715 में फ्रांस की आबादी थी 23 मिलियन। 1715 में फ्रांस की आबादी थी 23 मिलियन और 1774 में यही बढ़कर हो गए 28 बिलियन, मतलब 5 बिलियन का इजाफा हुआ। क्या हुआ? इजाफा हुआ। तो फ्रांस एक छोटा सा देश है, वहां पर अगर खेती करेंगे तो एक लिमिटेड अमाउंट में कुछ मिलेगा, मतलब लिमिटेड फूड ग्रेन्स। तो वही कंडीशन हो यहाँ पे। वहां पे जो प्रोडक्शन था वो लिमिटेड था। प्रोडक्शन क्या था? एक फिक्स अमाउंट था कि इतना प्रोडक्शन हर साल होना है। आबादी बढ़ती जा रही है और प्रोडक्शन लिमिटेड है। प्रोडक्शन को भी बढ़ना चाहिए लेकिन प्रोडक्शन बढ़ नहीं रहा है। तो क्या हुआ स्टूडेंट्स? महंगाई बढ़ने लगी। जब महंगाई बढ़ने लगी तो थर्ड स्टेट वालों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। क्या हो गया? थर्ड स्टेट वालों लोगों के लिए अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। यही कारण था कि वहां पे और ज्यादा महंगाई बढ़ गई और थर्ड स्टेट के लोगों को महंगा पड़ गया वहां पर खाना खरीदना। तो इसी कारण होता है वहां पर सब्सिस्टेंस क्राइसिस। एक ये भी कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या एक ये भी कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। नेक्स्ट पार्ट था स्टूडेंट्स आपका द राइज ऑफ मिडिल क्लास। राइज ऑफ मिडिल क्लास में हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? कि फ्रांस के थर्ड स्टेट के कुछ लोग जैसे
ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, बिजनेसमैन, ये क्या हुए? अमीर हुए। इनके पास पैसा आया। कहां से आया? ट्रेड करके, बिजनेस करके अच्छे से इनके पास पैसा आ गया। जब इनके पास पैसा आया तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करेंगे। जब पढ़ाई करेंगे तो जो इनकी आगे की जनरेशन होगी वो पढ़ी लिखी होगी, मतलब एजुकेटेड होगी। जब वो एजुकेटेड होगी तो अपने राइट्स के लिए लड़ना शुरू करेगी। यही हुआ उसमें राइज ऑफ मिडिल क्लास में। तो क्या होता है स्टूडेंट्स? राइज ऑफ मिडिल क्लास में ये हुआ कि कुछ लोग वहां थर्ड स्टेट के लोग जब पैसे वाले हुए तो उनके बच्चे पढ़ लिख लिए, एजुकेटेड हो गए। जो आगे जनरेशन हुई वो भी एजुकेटेड हुई, तो उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। किसके खिलाफ? लुईस सिक्सटीन के खिलाफ। क्या किया उन्होंने स्टूडेंट्स? आवाज उठाना शुरू किया कि हमको भी क्लर्जी और नोबिलिटी जैसा राइट मिले, उन्हें भी टैक्स देने का पूरा अधिकार है जितना हम लोगों को। जैसे हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो क्लर्जी और नोबिलिटी को भी टैक्स देना चाहिए। उनको जन्म से ही कोई राइट ना मिले, उनके कर्म के आधार पर उनको पूरी राइट्स मिले। यही काम था राइज ऑफ मिडिल क्लास में। यही हुआ कि लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया। लोगों ने आवाज उठाना शुरू किया कि गरीबों को भी पढ़ाई करने का मौका मिले, गरीबों के बच्चे का स्कूल खुले, कॉलेजेस खुले। ठीक, इन्होंने राजा खिलाफ लड़ाई करना शुरू किया। उनका कहना था कि टैक्स हम तीनों ही, हम अकेले क्यों दें, पीजेंट, क्लर्जी और नोबिलिटी वालों को भी देना चाहिए। और ये आइडिया उनके दिमाग में आया कहां से स्टूडेंट्स? फिलोसफर से। मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था फिलोसफर्स के बारे में। ठीक, इसमें फिलोसफर में कौन था? रूसो। तो यही बात थी। राइज ऑफ मिडिल क्लास में इतना ही था कि वहां के लोग कुछ पैसे वाले हुए, फिर जब वो पैसे वाले हुए तो वहां की जो जनरेशन हुई आगे की वो पढ़ी लिखी हुई, और जो जनरेशन आगे पढ़ी लिखी हुई थी उन्होंने आवाज उठाना शुरू किया। किसके खिलाफ? लुईस सिक्सटीन के खिलाफ, तो उनको भी इक्वल राइट्स मिले। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। 10 मिनट के लंबे खासे लेक्चर पे बाद हम अपना टॉपिक पढ़ते हैं। मैं एक लेक्चर इसलिए लेता हूं क्योंकि आपको समझ में आता रहे। मैं बैक इसलिए रिवाइज कर देता हूं। आज आपका एक सिंपल सा, एक इजी सा टॉपिक है, द रोल ऑफ फिलोसफर्स। क्या? द रोल ऑफ फिलोसफर्स मतलब रोल ऑफ फिलोसफर मतलब फिलोसफर की बुद्धिजीवी। फिलोसफर मतलब समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? समाज के ऐसे लोग जो गहराई से किसी बारे में सोचते हैं, उसका हल निकालते हैं। जैसे बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिमान लोग, ठीक, जो किताबें लिखने में एक्सपर्ट होते हैं, जिनके पास हर समस्या का समाधान होता है, उनको कहते हैं हम लोग फिलोसफर। तो राइज ऑफ मिडिल क्लास में फिलोसफर का बहुत बड़ा योगदान था। क्या योगदान था? देखिए यहाँ पे मैंने 3 नाम लिखे हैं, जॉन लॉके, जीन जैकस रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने 3 किताबें लिखी थी अपनी अलग अलग। उसके हिसाब से उन्होंने मिडिल क्लास को क्या किया? जगाना शुरू किया कि आपको लड़ना है, अब इतनी अत्याचार नहीं सह सकते। तो जॉन लॉके ने क्या लिखा था अपनी किताब में? जो उनके किताब का नाम था द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ये जॉन लॉके अपनी किताब से थर्ड स्टेट के लोगों को ये बताना चाहते थे कि जो राजा को अधिकार मिले हैं, जैसे पुराने जमाने में होता था कि राजा को भगवान की तरह रखा जाता था। लोग समझते थे कि ये राजा है तो इनको भगवान ने ही भेजा है राजा बनने के लिए। तो ऐसे राइट्स जो है, मतलब लिखा है ना, रिफ्यूज द डिवाइन राइट्स, मतलब उनके पास जो अधिकार थे, सारे अधिकार थे, वो खत्म करने की बात उन्होंने बताई। जिसके कारण मिडिल क्लास को ये और हिम्मत मिली को अपनी आवाज उठाना शुरू किए कि सारे अधिकार राजा के पास नहीं होने चाहिए, बल्कि कुछ अधिकार हमारे पास भी होने चाहिए। ठीक, यही था इसमें द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट रिफ्यूज द डिवाइन राइट। मतलब जॉन लॉके ने बताया कि जो डिवाइन राइट्स है उनके पास, जो सभी तरह के अधिकार है, वो खत्म होने चाहिए। ठीक, इसके बाद बात करते हैं जीन जैकस रूसो। इन्होंने क्या सी बुक लिखी थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब हमारे इंडिया में जैसे डेमोक्रेसी है ना स्टूडेंट्स, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत का लोकतंत्र है। तो उन्होंने यही लिखा था कि हम अपने अधिकारियों को, जैसे हम प्रधानमंत्री चुनते हैं अपना, तो वोट करके चुनते हैं ना, तो उसी तरह उन्होंने यहाँ पर भी किया। वो चाहते थे कि इक्वल वोट हो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फॉर्म हो, मतलब प्रजा के द्वारा गवर्नमेंट फॉर्म हो। ये भी था रूसो का सबसे बड़ा थॉट था, इक्वल वोटिंग एंड डेमोक्रेटिक। मतलब वो चाहते थे कि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री बने, सभी लोगों को समान अधिकार मिले,
सभी लोगों को वोट करने का अधिकार हो, सभी लोगों को अपना नेता चुनने का अधिकार हो। यही कारण है कि वहां के लोगों ने क्या किया, अब लड़ाई के खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया। कौन सी क्लास? मिडिल क्लास। जो लोग अमीर हुए हैं, जिनकी आज बच्चे एजुकेटेड हो गए हैं, वो अब लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए हैं स्टूडेंट्स, अब वो आवाज उठाना शुरू कर दिए हैं कि सिर्फ क्लर्जी और नोबेलिटी लोग इसका फायदा ना उठाएं, बल्कि पीरियड्स भी इसका फायदा उठाएं, रोजगार का अवसर मिले। यही था। नेक्स्ट है हमारे मॉन्टेस्क्यू, द स्पिरिट ऑफ लॉ। इन्होंने क्या लिखा था? द स्पिरिट ऑफ लॉ। इन्होंने क्या बताया था? डिवीजन ऑफ पावर। कैसे स्टूडेंट्स? हमारे यहाँ देख लीजिए हर जगह अलग अलग है। स्टेट में अलग गवर्नमेंट चलती है और पूरे इंडिया में एक अलग गवर्नमेंट चलती है, और बाकी फैसला जो सबसे बड़ी पावर है हमारे यहाँ पे कौन से है? सुप्रीम कोर्ट, मतलब जज, जुडिशरी। आपने पढ़ा होगा जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, पढ़ा है ना क्लास 8 तक। जुडिशरी में क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें जज लोग आते हैं जो फैसला सुनाते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या था? डीएम लोग, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये सब जो फैसला लेते हैं इसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव कौन लोग आते थे स्टूडेंट्स? विधायक, चीफ मिनिस्टर, ये लोग जो होते थे वो लोग किसमें आते हैं? लेजिस्लेटिव में। इन्होंने यही कहा कि सबका पावर अगर बांट दिया जाए तो सब लोग अपना अपना काम कैसे करेंगे? अच्छे से करेंगे। ये था आपका रोल ऑफ फिलोसफर में। रोल ऑफ फिलोसफर में आपने क्या पढ़ा स्टूडेंट्स? जॉन लॉके के बारे में पढ़ा। ये आप तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि रोल ऑफ फिलोसफर, आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा रोल ऑफ फिलोसफर के बारे में, तो आप ऐसे आप अपने लिखेंगे। मैंने ध्यान शॉर्ट ब्रीफ में लिखा है। जॉन लॉके ने कौन सी किताब लिखी थी? द ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। उसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो राजा के पास भगवान, मतलब भगवान वाला अधिकार है, वो खत्म हो। जेएन जेकस रोसन ने कौन सी किताब लिखी थी? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। उन्होंने क्या बताया था कि हमारा देश कैसा हो? डेमोक्रेटिक हो, इक्वल वोटिंग अधिकार हो, रोजगार का अवसर पैदा हो, सभी चीजें बराबर भागों में सबको बांटा जाए। मॉन्टेस्क्यू क्या बोला था? द स्पिरिट ऑफ लॉ, डिवीजन ऑफ पावर। मतलब वो कहते थे सभी प्रकार की पावर सिर्फ राजा ना रखे, बल्कि सब अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट दिया जाए। जैसे यहाँ पे बटा हुआ है, मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, लाइक दिस। तो आपका रोल ऑफ फिलोसफर में यहीं पर समाप्त करता हूं। आपका ये टॉपिक आज का यहीं खत्म होता है स्टूडेंट्स। कुल मिला के हमने 6 टॉपिक पढ़े, ये 6 डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड है। तो हिस्ट्री का पार्ट 5 आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू स्टूडेंट्स।